Good morning, everyone. Today we are going to continue with class ninth, chapter 1 of polity. What is democracy and why democracy? हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स को समझा था. इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी को क्यों फेवर किया जाता है. बट उससे पहले हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के शॉर्ट कमिंग्स होने के बावजूद भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा क्यों है. तो वाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी की कुछ शॉर्ट कमिंग। पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि हम इंडिया के अंदर भी 1919 से लेके 2000 तक बहुत इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, कि उन 10 सालों में, उस डेकेड में 5 बार पीएम बदले गए, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग के अंदर तो प्रॉब्लम हुई, कुछ अच्छे लॉज भी पास नहीं हो पाए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या पीएम अपनी कुर्सी को बचाने का सोचा जाता था, रादर देन कि लोगों के लिए काम करने के लिए। कि इसका एडवर्स इफेक्ट ये हुआ कि इंडिया की वर्ल्ड वाइड इमेज भी थोड़ी पुअर हुई, हमारी ग्रोथ के ऊपर भी बहुत कमी आई, डेवलपमेंट भी थोड़ी स्लो डाउन हुई। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है। और ये चीज़ हम सिर्फ नेशन वाइड नहीं, एक स्टेट के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि कहीं पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वो टूट जाती है, नए सीएम चुनते हैं, वो अपनी सीट बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इंस्टेबिलिटी रहती है डेमोक्रेसी के अंदर। सेकेंड इज, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। तो इसका हम सबसे रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, जो नेशन वाइड 2019 में इलेक्शन हुए, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि 30,000 करोड़ रुपीज खर्च हुए, उसका एक्सपेंसिव इतने थे। अगर हम इस अमाउंट को देखें तो ये सिर्फ अपनी गद्दी को बचाने के लिए या फिर पॉलिटिकल लेवल पे ऊपर उठने के लिए या फिर इलेक्शन जीतने के लिए इतने एक्सपेंसेस हुए, जितने एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को चलाया जा सकता था, है ना। और एट दी एंड जब इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो एक बार सरकार बनने के बाद ये भी देखा जाता है कि करप्शन भी होता है। और ये चीज़ सरकार बनने के बाद ज़्यादा इसलिए होती है कि हाँ, वो एक पावर में आ गई है सरकार, चाहे वो कैसे भी काम करे, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो करप्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा है। या इलेक्शन से पहले भी अगर हम इस चीज़ का एग्जांपल देखें तो वोट बैंक के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आप पैसे दो और हमें वोट डालो। थर्ड एग्जांपल इज, थर्ड पॉइंट इज, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अब कोई भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के अंदर कभी कभी एक पर्टिकुलर पर्सन का भी डिसीजन वैल्यू किया जाता है, कभी कभी एक नेशन वाइड डिसीजन लेने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। जैसे कि हम इंडिया में देखें कि पहले बिल लोकसभा जाएगा, आइधर राज्यसभा जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वहाँ से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब तक उनका कंसेंट नहीं होगा तब तक बिल पास नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि कभी कभार बहुत अर्जेंट नीड के ऊपर भी अगर कोई बिल लाना होता है या फिर कोई लॉ लाना होता है तो उसके अंदर टाइम लग जाता है, कभी हफ्ता महीना, कई बार वो बिल पास नहीं होता तो सालों तक अटका रहता है। जब हम इंडिया में भी ये देखते हैं तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आजकल सरकारों ने एक नया तरीका अपनाया हुआ है ऑर्डिनेंस लाने का। ऑर्डिनेंस पहले पास करो, उसके बाद 6 महीने बाद उसको बिल के थ्रू अपने असेंबलीज में पास किया जाता है। बट दैट टू कि वो पास होना ज़रूरी है, तभी ऑर्डिनेंस भी वैलिड रहेगा। बट हाँ, इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो चीज़ अर्जेंट होती है उसका भी डिसीजन लेने में टाइम लगता है। Fourth is, sometimes elected leaders do not know the best interest of the people. It may lead to bad decisions. ऐसा देखा गया है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पार्टी को ज़्यादा फेवर करने लग जाता है थोड़े टाइम बाद, अपनी पॉलिटिकल इमेज को उठाने के लिए या फिर अपनी गद्दी को बचाने के लिए देखा जाए तो ऐसे में ये चीज़ भी देखी गई है कि वो एक कम्युनिटी को फेवर करने लग जाए या फिर लोगों के इंटरेस्ट में काम ना करे, या उनका एक दबदबा बन चुका है कि वो एक सीट से हारते नहीं है। तो जब ऐसा कोई केसेस होता है तो ये चीज़ देखी गई है कि लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं होता, उनके वेलफेयर के लिए नहीं होता डिसीजंस,
कभी कभार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करने लग जाती है पार्टी। तो ये चीज़ एक डेमोक्रेसी के फीचर्स के भी खिलाफ है। सेकेंडली, ये लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है कि या तो उनके लिए कोई काम नहीं होगा या फिर मल्टीपल डिफ़िकल्टीज शो होती है लोगों की पर्सनल लाइफ में या फिर रेगुलर लाइफ में भी देखा जाए तो इसकी वजह से। एंड फिफ्थ इज ऑर्डिनरी पीपल डोंट डिसाइड एनीथिंग। देखो डेमोक्रेसी के जब हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बात करते हैं तो यस, दिस थिंग इज़ ट्रू कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करते हैं कि इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है या स्टेट को अपने कैसे आगे लेके जाना है। बट हाँ, इस चीज़ में हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम लोकल लेवल पे बात करते हैं, ग्राम पंचायत जैसे कि हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ग्राम सभा के थ्रू लोग अपने डिसीजंस लेते भी हैं। तो ये बट नेशन वाइड अगर हम देखें इस पॉइंट को तो हाँ, नेशन वाइड या स्टेट वाइड अपने डिसीजंस को डायरेक्टली नहीं ले पाती जो कि उनके फेवर में होती है एक रेगुलर ऑर्डिनरी पीपल्स। तो इस पॉइंट के साथ हम ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट people take their own decisions. This does not guarantee that their decision will be good. जैसे कि हम इन दोनों पॉइंट्स के साथ कंक्लूड कर सकते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव सही रीज़न लेगा या नहीं लेगा, और जो ऑर्डिनरी पीपल होगा वो अपने लिए अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन ले सकता है बट अपनी स्टेट के लिए या नेशन वाइड के लिए वो डिसीजन नहीं ले पाता। वो रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है। अब हम उन बातों को डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी को फेवर किया क्यों जाता है। तो सबसे पहले कुछ उन पॉइंट्स में से पहला ये कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। हाँ, ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, जहाँ पे लोग सरकार चुनेंगे, प्रॉपर डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है, तो उनको ये पता है कि सरकारों को भी कि 5 साल बाद वोट मांगने जाना है। अगर नहीं काम करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। हेंस हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसे डिसीज़न ले रही है कि वो उस देश के या उस स्टेट के या वहाँ के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो सरकार बदल जाएगी और एट दी एंड डेमोक्रेसी एज वी डिस्कस पावर प्ले तो है ही और पॉलिटिकल कंपटीशन को फेवर करता है और उसके लिए लोगों की सहमति ज़रूरी है एक पार्टी के लिए या एक उनके वर्क के लिए। सेकेंड इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, देयरफॉर पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स। थर्ड, डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दो जिस चीज़ को हमने ये बोला था कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, डिले होता है, बट अगर हम ये चीज़ देखें कि वही डिसीजन भले ही अर्जेंट लेना है तो शायद से हमें शॉर्टकमिंग्स की तरह दिखे, बट अगर हमने कोई चीज़ को इतना डिस्कस किया, उसकी सारी शॉर्टकमिंग्स उठाई, उसको फॉलो अप लिया और ये देखा कि इन शॉर्टकमिंग्स को हटाने के बाद जब हम कोई डिसीज़न लेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या लोगों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम डेमोक्रेसी के थ्रू जो डिस्कशन या डिबेट्स हम करते हैं पार्लियामेंट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ को पहले ही हटा देते हैं जो बाद में आ सकती है। दो आगे भी आती है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में हट गई, इलेक्ट डिबेट हुई, बिल पास हुआ और हट गई। वो डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टीज़ को तो आएगी ही आएगी, बट ऐसा नहीं होगा कि वो डिसीज़न जो लिया गया या वो बिल पास जो किया गया वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। एज गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल तो वो लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव करी जाती है जब वो डिस्कशन या डिबेट में जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों पे भी करते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा तो हम अपने पेरेंट्स की एडवाइस लेना शुरू करते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। थर्ड इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। जनरली इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन। तो इसका हमने बहुत रीसेंट एग्जांपल अगर हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी असम या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये
एक कन्फ्लिक्ट चलता है, जैसे कि असम और मिज़ोरम का कन्फ्लिक्ट था। तो इसके लिए एक रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने ये निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि दोनों पार्टीज़ को बैठाया, उनसे बात करी और उनको ये बोला कि जहाँ जहाँ आपका कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे हम फोर्सेस लगाएंगे और कोई कोई भी स्टेट या फिर असम या मिज़ोरम दोनों में से किसी को इस चीज़ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ से एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की पावर भी आई, हर स्टेट के पास भी, सेंटर के पास भी, और ये पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये भी देखा गया कि वॉयलेंस नहीं होता इन सब चीज़ों से, कहीं ना कहीं आके डिस्कशन डिबेट के बाद जब दोनों पार्टी अग्री कहीं ना कहीं तो करती ही है। ऐसा नहीं देखा जाता कि एक पार्टी एक चीज़ पे अड़ी हुई है, दूसरी पार्टी दूसरी चीज़ पे अड़ी हुई है, लड़ाई ये चलती जा रही है। अगर इफ़ दे आर इन डेमोक्रेसी, उन्होंने बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, लोगों के लिए अकाउंटेबल भी है, तो एक चीज़ पे वो नहीं लड़ते रहते और डिसीजन मेकिंग में अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट्स को इजीली रिजॉल्व भी करवा देती है। फोर्थ इज डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम, तो जब हम इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है कि वो अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाए जो उसकी चॉइस से हो। हैंस कि वो एक डिसीजन मेकिंग एक पर्सन को प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं होगा कि सरकार उसको ये बता रही है कि हाँ तुमने क्या करना है या कैसे करना है। इस वजह से कि जब लोग अपनी मर्जी से कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं तो वो अपने लिए अच्छा डिसीज़न लेते हैं, और सरकार भी जब लोगों की तरफ से और लोगों के द्वारा चुनी गई है तो वो लोगों के लिए काम करती है। तो ये दोनों केसेस पॉजिटिव वे में चले जाते हैं और ये देखा जाता है कि डेमोक्रेसी के थ्रू सिटीज़न की डिग्निटी मेंटेन करी जाती है और हमेशा बढ़ती है। क्योंकि एक बार एक लेवल अगर किसी पर्सन को एक डिग्निटी का मिल जाता है तो वहाँ से वो नीचे नहीं आता। सिमिलरली सरकार को भी उतनी चीज़ उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिफ्थ इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। अगर हमने एक सरकार चुनी, वो हमारे लिए काम नहीं कर पा रही, तो हमारे पास ये पूरा राइट है कि हम उसको हटा पाएँ। वो हमसे जो गलती हुई हमने उसको ठीक किया। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे। जब हम सरकार की बात करते हैं, अगर सरकार ने कोई बिल पास किया, उसके अंदर कोई शॉर्ट कमिंग्स है, तो उन शॉर्ट कमिंग्स को भी डिस्कशन और डिबेट जब पार्लियामेंट में दोबारा आता है तो उसके थ्रू भी उन शॉर्ट कमिंग्स को चेंज किया जाता है, उन मिस्टेक्स को हटाया जाता है। तो डेमोक्रेसी ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ देती है कि हाँ गलती तो हर एक पर्सन से होगी, सरकार से भी होगी, इम्प्लीमेंट ना कर पाए शायद से वो कुछ चीज़ें, बट यस कि वो जो गलती है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ सिर्फ डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर पाती है, जो कि प्रॉपर वे में सबके फेवर में हो, लोगों के भी और सरकारों के भी। तो अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या किया गया, उसके इफ़ेक्ट्स क्या थे। इसलिए सबसे पहला केस हम देखते हैं चाइना का। चाइना के दो तीन केसेस हैं यहाँ पे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है चाइना के अंदर, तियानमेन स्क्वायर मैसाकेर। तो इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या था। चाइना में एज वी ऑल नो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बट 1985 के बाद जब कोल्ड वॉर थोड़ी कम होने लगी तो चाइना के अंदर हम ये देखते हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट थी कि वहाँ पे लोगों ने एक मूवमेंट शुरू करी प्रो डेमोक्रेसी के लिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए। तो वहाँ पे लोग गैदर हुए तियानमेन स्क्वायर पे, एंड तियानमेन स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इज रेड फोर्ट फॉर इंडिया, क्योंकि तियानमेन स्क्वायर में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपनी आज़ादी की घोषणा करी थी, अपने रजीम को इस्टेब्लिश किया था। तो तियानमेन स्क्वायर इतना इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे लोगों ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस करने के लिए अपनी आर्मी को बुलाया, और उस आर्मी ने वहाँ पे
गन्स फायर किए, प्रोटेस्ट को सप्रेस किया, इवन कि वहाँ के लोगों पे टैंक्स भी चढ़ा दिए, जिसकी वजह से अराउंड मोर देन 1,000 पीपल वहाँ पे मारे गए थे। ये ये जो प्रोटेस्ट था भले ही स्टूडेंट्स की तरफ से हुआ था शुरू, बट नेशन वाइड इस चीज़ को देखा गया, लोगों ने फेवर किया। बट एट द एंड इतनी बुरी तरह प्रोटेस्ट को सप्रेस किया गया कि आज भी वहाँ के लोग इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हुए डरते हैं कि कहीं दोबारा ऐसी चीज़ ना हो। अब हैं। सेकंड केस एक चाइना का ही ग्रेट फैमाइन आया था, जो कि 1958 से 1962 तक चला। तो चाइना में 1960s में एक पॉलिसी लाई गई थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो वहाँ के जो उस टाइम पे लीडर थे माओ जेडोंग, उनकी इस पॉलिसी का इफ़ेक्ट इतना बुरा था कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर था उसको उसने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखा जाता है कि चाइना के अंदर नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड ड्यू टू हंगर। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की लाई गई एक पॉलिसी की वजह से हुआ। जब हम ये बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चाइना के अंदर जो माओ जेडोंग की पॉलिसी थी वो पीपल के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, कि उन्होंने अपनी मर्जी से जो चीज़ करनी चाहिए वो करी, और ये चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं देखा कि उसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होगा। और जब वो एडवर्स इफ़ेक्ट आया तो वो चाइना के अंदर कंट्रोल नहीं हुआ। और इसको बचाने के लिए, कम्युनिस्ट रिजीम को बचाने के लिए, जब उनको लगा कि लोग दोबारा प्रोटेस्ट कर सकते हैं या उनके खिलाफ कुछ हो सकता है, तो अपनी रिजीम को बचाने के लिए चाइना ने इंडिया के साथ 62 में, अगर आपको याद हो, तो वॉर भी करी थी, ताकि वो ये चीज़ दिखा पाए कि हाँ, हमने नेशनलिज्म के थ्रू लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पाए। तो ये एक बहुत एडवर्स इफेक्ट था वहाँ के लोगों के लिए, और इसका इफेक्ट काफ़ी सालों तक चला था। ऐसा नहीं था कि ये फेमीन आया और ख़त्म हो गया। इसका इफेक्ट बहुत टाइम तक देखा गया था, वो पूरे डेकेड के अंदर, कि लोगों के पास खाना नहीं था तो वो कीड़े खाने लग गए थे। और आज की डेट में भी चाइना के अंदर ऐसी चीज़ें आपको जैसे पता ही है बहुत चलती है। तो एक एग्जांपल है जो कि एज इन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू रीड, दैट इज़ कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना। वो भी कुछ इसी टाइप का है, जहाँ पे लोगों की आवाज़ को दबाया गया था। तो एक बार इसको आप ज़रूर देखना, पढ़ना इसके बारे में। अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है, डैट इज़ अरब स्प्रिंग। इसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अरब स्प्रिंग को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2011 में बहुत सारी अरब कंट्रीज़ के अंदर एक प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग शुरू हुई, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। ये चीज़ शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से, क्योंकि ये जो जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी, अरब कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की इस्टेब्लिश थी या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम्स थी। कोई पार्टी इवन की इलेक्शंस के बाद भी काफ़ी काफ़ी सालों तक रूल कर रही थी, इवन कि वहाँ के प्रेसिडेंट 40 ईयर्स तक भी रूल कर रहे थे। तो ये जो अपराइजिंग हुई, इससे ये देखा गया कि बहुत सारी कंट्रीज, स्पेशली ट्यूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड बहरीन, ये 6 मेन कंट्रीज थी जहाँ पे ये अपराइजिंग शुरू हुई। और इसके अंदर ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन रेजीम चेंजेस इन कंट्रीज सच एज ट्यूनीशिया, इजिप्ट एंड लीबिया। बहुत मेजर लेवल पे कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होने लगे, और जो वहाँ की रिजीम थी उसको वहाँ से हटाया गया। जैसे कि हमने लीबिया के केस में देखते हैं, मोहम्मद गद्दाफ़ी, जिन्होंने 40+ ईयर तक लीबिया को रूल किया था, उनको वहाँ से हटाया गया बहुत बुरी तरह, ब्रूटली। बट हाँ, इसके एक शॉर्ट कमिंग्स ये भी थी कि जिस जिस कंट्री में ये चीज़ हुई, ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। हाँ, टूनीशिया, इजिप्ट के केसेस में ऐसा हुआ कि वहाँ पे इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया। बट अगर हम सीरिया की बात करें तो वहाँ पे लोगों ने अपने एजेंडा को उसको फॉलो करने लग गए। और हम सीरिया के केस में अगर देखते हैं तो अगर हमने ये सुना था आईसिस का राइज़ हुआ था, तो आईसिस का राइज़ भी इसी रीज़न की वजह से हुआ था, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बन गई थी। हर पर्सन अपने आप को एक रूलर समझने लग जाता है उस केस के बाद, इसलिए वहाँ पे
ऐसी चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं। हाँ, रेवोल्यूशन का ये इफ़ेक्ट था, बट हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी का इफ़ेक्ट था। रेवोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट कभी कभार जाते हैं, स्पेशली तब जब उस रेवोल्यूशन के लिए हथियार उठाए जाएं। बट अरब स्प्रिंग के केस में हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी को लोगों ने बहुत ज़्यादा फेवर किया, फीचर किया अपनी लाइफ में, और एंड कुछ कंट्रीज में ये चीज़ सक्सेसफुल भी रही। तो हम इन सब डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी शायद बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट हाँ, उसके साथ ये केस हम ज़रूर कहेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द सिटीज़न रहेगी और लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेगी। एंड एट द एंड ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री या एक कम्युनिटी के लिए जो वहाँ पे रह रही है, कि उनका वेलफेयर हो, उनकी डेवलपमेंट हो, और गवर्नमेंट जिनको वो चुन रहे हैं वो उनके लिए अकाउंटेबल हो। भले ही मे बी इन फ्यूचर कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने लग जाए, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि दो, डिस्पाइट हैविंग शॉर्ट कमिंग्स, डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर को एंड करते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ट्राई डैट। दीज आर दीज क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार ट्राई करना और इसको आंसर लिख के या फिर इसके पॉइंट्स लिख के डू शेयर इट। सो थैंक यू।